इस मॉडल के अनुसार जो मेटल और लिगेंड के बीच की बॉन्डिंग है, तो मैंने यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल केस ले लिया जो कभी पॉसिबल तो है नहीं। और अगर आप देखोगे DXY तो ये यहाँ लाई कर रहा है अलोंग XYX। ऑक्टाहेड्रल फील्ड बनाएंगे तो आप देखेंगे नीचे कितने गए, अगर ऊपर का निकाल रहे हैं तो नीचे कितने गए। जनरली x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की रिपल्शन ज्यादा होगी xy के मुकाबले। z एक्सिस पे अगर रिपल्शन हो रही है तो dz स्क्वायर होगा। अब ये जो क्यूबिक है इसका मैं अगर ऊपर का फेस सिर्फ 45 डिग्री से रोटेट कर दूं, ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी और तिवारी स्पेशल थी। 21 में क्वेश्चन आ रखा है नेट जून 2021 में। हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसआप इंस्टीट्यूट में। आई होप आपको हमारे पहले लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। तो आज कंटिन्यू करेंगे हम अपना थर्ड लेक्चर, जो सेकंड लेक्चर का ही कंटिन्यूएशन है, जिसमें हम पोस्टुलेट्स एंड ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन CFT पढ़ेंगे, पर ये उसका पार्ट 2 रहेगा। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने लीनियर फील्ड, ऑक्टाहेड्रल फील्ड और टेट्राहेड्रल फील्ड के बारे में पढ़ लिया है। आज हम TVP कंटिन्यू करेंगे और फिर एक ज्योमेट्री से दूसरी ज्योमेट्री में कैसे जाते हैं वो सीखेंगे। ठीक है बच्चा? तो उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये हमारी f ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। जनरली आप लोगों ने नहीं देखी होगी, इसीलिए मैं आपको लेकर आया हूं ताकि आप लोग देख लीजिए कि f ऑर्बिटल्स कैसे स्प्लिट करते हैं। ऑल्दो इनकी स्प्लिटिंग इतनी मायने नहीं रखती है। क्यों नहीं रखती? क्योंकि ये जो f ऑर्बिटल्स होते हैं ये डीपली बरीड होते हैं। ठीक, डीपली बरीड होने का मतलब जनरली अगर आपकी वैलेंस शेल अगर 6 होगी तब 4f इस्तेमाल होते हैं, तो ये बहुत ही अंदर होते हैं। तो इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं लिगेंड से थोड़ा कम अफेक्ट होते हैं और ये जो डेल की वैल्यू आती है इसमें बहुत कम होती है, जिसकी वजह से जो इनके कॉम्प्लेक्सेस का स्पेक्ट्रा होता है और जो एटम का स्पेक्ट्रा होता है वो लगभग सेम रहता है। बट स्टिल थियोरेटिकली अगर मैं बोलूं कि इनकी वैल्यू होनी क्या चाहिए तो वो मैं आपके सामने लेकर आया। तो आपने ध्यान दिया था जैसे dz स्क्वायर है तो वो एक्सियल होता है, स्क्वायर वाले एक्सियल होते हैं, और फिर उसके बाद जो dxy डिवाइजर dzx थे ये नॉन एक्सियल थे। तो नॉन एक्सियल ऑक्टाहेड्रल में कम रिपेल होते हैं और एक्सियल ज्यादा रिपेल होते हैं, वाइस वर्सा इन टेट्राहेड्रल। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, क्यूब वाले, एक स्क्वायर वाले, मतलब एक स्क्वायर मल्टीप्लाई विद x और एक पूरा XYZ टाइप का। ठीक, तो जो XYZ है उसके सारे लोब्स नॉन एक्सियल होते हैं, इसीलिए लीस्ट रिपल्शन होती है। और इसकी जो सिमेट्री बैठती है, इसका जो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बैठता है वो बैठता है A to U। ठीक, अगर आप f x z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ये सब कुछ देखेंगे तो इसकी जो सिमेट्री बैठती है वो बैठती है T to U। ठीक, और इसकी जो बैठती है वो बैठती है T1U। यहाँ x क्यूब, y क्यूब, z क्यूब, इनके मैक्स सारे लोब्स एक्सिस पे लाई करते हैं और इसीलिए ये सबसे ऊपर है। और वाइस वर्सा इन टेट्राहेड्रल, जहाँ पे x क्यूब नीचे है, x z के माइनस y स्क्वायर सेकंड नंबर पे है और ये ऊपर है। यहाँ पे जहाँ जहाँ u लगाया था यहाँ से u हटा लिया गया है क्योंकि इसके अंदर कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। इसको A2 बोला जाता है, इसको T2 बोला जाता है, इसको T1 बोला जाता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं तो GU नहीं। ठीक, अब हम अपनी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, थोड़ा सा इसमें ना ध्यान देने वाली चीज है। अगर आप देखेंगे तो जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी, आपको पता है ये एक्सियल है, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन झेल रहा होगा? dz स्क्वायर झेल रहा होगा बच्चों, इसीलिए dz स्क्वायर सबसे ऊपर है। फिर इसके बाद ये जो है ये xy प्लेन में लाई कर रहा है। कौन से प्लेन में लाई कर रहा है बच्चों? xy प्लेन में। अब xy प्लेन में इसका एंगल 90 डिग्री नहीं है। अब एक चीज याद रख लीजिएगा, जो मैं बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि अगर xy प्लेन में एंगल 90 डिग्री नहीं है, xy प्लेन में एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो क्या होगा? वो dxy और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। क्लियर है? तो हमेशा जहां पे भी अगर xy प्लेन में एंगल 90 डिग्री होता है तब तो xy और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में डिस्टिंग्विशेबल हो जाएगा। जनरली x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की रिपल्शन ज्यादा होगी xy के मुकाबले, क्योंकि 90 डिग्री पे वही एक्सिस पे पड़ेगा। अगर एंगल 90 डिग्री नहीं है तो बच्चा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो जो xy होगा और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होगा उनमें सिमिलर रिपल्शन होगी। क्लियर? और आपको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एंगल पता है 120 डिग्री है। दिस इज नॉट 90 डिग्री, दिस इज नॉट 90 डिग्री, इसीलिए एक्स वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को बराबर रिपल्शन मिली है वो यहाँ पे। और जो सबसे कम रिपेल होगा, जो डी एक्स वाई जेड डी वाई जेड ऐसे करके निकल के जा रहा होगा, वो सबसे कम होता है। तो डी एक्स जेड डी वाई जेड सबसे कम रिपेल होता है, इसीलिए इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो इस तरह हमने 4 तरह की ज्योमेट्रीज, जो बेसिक ज्योमेट्रीज है जिनसे हम बाकी ज्योमेट्रीज निकालते हैं, वो हमने पढ़ ली। कौन कौन सी? लीनियर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और टीवीपी। टीवीपी डी जेड स्क्वायर ऊपर, डी एक्स वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे, और डी एक्स जेड डी वाई जेड नीचे। इसमें बस आपको ये याद रखना है
कि ये बेरी सेंटर से नीचे लाई करता है। क्लियर है ना? ये थोड़ा सा ध्यान रख लेते तो आसान हो जाती है जिंदगी, समझना आसान हो जाता। अब मैंने जैसे कि बोला था, एक ज्योमेट्री से दूसरी ज्योमेट्री पे जाते हैं। तो आज हम ऑक्टाहेड्रल से अदर ज्योमेट्रीज जानना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो आसान तरीका आपको बताने जा रहा हूं वो मैं बताने जा रहा हूं ऑक्टाहेड्रल से स्क्वायर पिरामिडल। तो क्या किया है मैंने, यहां पे जो L था वो मैंने निकाल दिया Z डायरेक्शन से। तो होगा क्या कि Z डायरेक्शन पे रिपल्शन कम हो जाएगी। आया ना? अब ये मैंने आपको जान के बता दिया कि रिपल्शन करने वाले जो ऑर्बिटल्स आते हैं कौन आते हैं। Z एक्सिस पे अगर रिपल्शन हो रही है तो dz² होगा और dzx और dyz होगा, और xy में अगर रिपल्शन हो रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं dxy और dx² माइनस y²। अब z² क्योंकि डायरेक्टली एक्सिस पे लाई करता है, तो z के निकलने से सबसे ज्यादा रिलीफ किसे मिला होगा? इसी को। अरे हाँ या ना? तो भाई बंदूक ताने यहीं पर से खड़ा था। अरे हाँ या ना? ऐसे करके dz² के ऐसे बिल्कुल माथे ऐसे यहाँ पे लाके बंदूक तान रखी थी, अगर वहां से निकलेगा तो ज्यादा आसान होगा ना। अरे हाँ या ना? अरे सही है। तो यहां पे सबसे ज्यादा रिलीफ मिला और इसको थोड़ा कम रिलीफ मिलेगा। क्लियर? इसीलिए अगर आप देखोगे यहां से यहां अगर आप जाना चाहोगे तो आपको क्या मिलेगा कि dx² माइनस y² से यहां पे जो dz² होगा ये नीचे आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? और यहां से जो dxz dyz होंगे ये दोनों नीचे आ जाएंगे। क्लियर? पर ये क्यों ऊपर चले गए? xy और x² माइनस y² क्यों ऊपर चले गए? ये तो बात सोचनी पड़ेगी, और ये आप गलत पढ़ते हो ये भी मैं बता देता हूं। ठीक, उसको मैं सही कर देता हूं, वो मेरा काम है, मैं बता रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान देना, मतलब यहां से छोड़नी नहीं है वीडियो, ध्यान पे रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये दोनों नीचे चले गए। जब ये नीचे चले गए तो ये क्यों ऊपर गए? क्लियर? दूसरी बात, अगर आप देखोगे तो ये जो गैप है ये 10dq0 मेंटेन है, 10dq0 या del नॉट मेंटेन है, और इसका जो गैप है xy और x² माइनस y² ये भी del नॉट मेंटेन है। तो आप गलत क्या पढ़ते हो मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं आपको एग्जैक्ट चीज बताऊंगा। गलत आप ये पढ़ते हो, कहते यहां पे z को रिलीफ मिल गया तो xy को क्या मिल जाएगा? ज्यादा रिपल्शन हो जाएगी। जब xy में ज्यादा रिपल्शन हो जाएगी तो xy दोनों ऊपर चले जाएंगे। यही बात है। xy प्लेन में रिपल्शन, क्योंकि z में रिपल्शन कम हुई है तो xy प्लेन में रिपल्शन बढ़ गई है, तो xy प्लेन में बढ़ जाएगी तो क्या होगा? xy प्लेन में बढ़ जाएगी तो क्या होगा? वो सब ऊपर चले जाएंगे, और जब ऊपर चले जाएंगे तो इसीलिए इनकी एनर्जी बढ़ गई। पर ये इस चीज का आंसर नहीं कर पाता है, जो आपका ये जो एक्सप्लेनेशन है ये इस चीज का आंसर नहीं कर पाता है। ये गैप del नॉट क्यों मेंटेन हुआ भाई? अगर xy में रिपल्शन बढ़ी है तो dx² माइनस y² की रिपल्शन ज्यादा बढ़नी चाहिए थी और dxy की रिपल्शन कम बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि ये डायरेक्टली लिगेंड को फेस नहीं कर रहा है। जब रिपल्शन कम बढ़ेगी तो ये गैप del नॉट मेंटेन नहीं रहना चाहिए था। अरे सही है। तो ये बेसिकली होता है नॉर्मलाइजेशन की वजह से। किसकी वजह से? नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन ऐसा नॉर्मलाइजेशन है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप मतलब ये सोचेंगे कि ऐसे ही ले जाके कुछ भी बता दूं तो मैं नहीं, मतलब मैं वो नहीं कर सकता। मुझे एग्जैक्ट चीज बतानी, मैं वही बता रहा हूं। तो आपको मैंने यहाँ पे ना एक आइडिया लगाने के लिए मैंने ये बता दिया। यहाँ पे ये मान लेते हैं हर लिगेंड यहाँ पे 1-1 रिपल्शन कर रहा है। कितनी रिपल्शन कर रहा है? 1-1। सही बात है ना बच्चों? सही बात है। कितने रिपल्शन कर रहा है? 1-1। तो टोटल रिपल्शन कितनी हो गई? 6। अरे हाँ या ना? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ऑक्टाहेड्रल में रिपल्शन देखूंगा, स्फेरिकल फील्ड लेकर आता हूं। स्फेरिकल फील्ड, यहां की जो स्फेरिकल फील्ड लगेगी है ना इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो वहां पे रिपल्शन कितनी होगी? जरा ध्यान से देखिएगा। वहां पे रिपल्शन कितनी होगी? सब में 1-1 रिपल्शन हो रही थी, तो ये सारे के सारे जो लाई करेंगे ना d ऑर्बिटल, ये 1 पे लाई करेंगे। कहां पे लाई करेंगे? 1 पे, क्योंकि सारे मतलब यहां पे जो रिपल्शन हो रही है, मतलब ओवरऑल ऐसे करके मान लेते हैं, ऐसे करके ये 5 1 1 1 1 टोटल मिला के 6, तो 6 एनर्जी है। तो हर d ऑर्बिटल टोटल रिपल्शन कितनी झेल रहा है बच्चों? ये 1 2 3 4 5 6, तो टोटल रिपल्शन जो है वो 6 है। यहां रिपल्शन कितनी है? 6। तो ये एनर्जी लाई करेगी 1.2 पे। कहां लाई करेगी? 1.2 पे, ताकि 1.2 इंटू 5 ऑर्बिटल्स में कितनी एनर्जी झेल रहा है? 6, क्योंकि इसकी एनर्जी 6 है, क्योंकि 6 के 6 लिगेंड इसको रिपेल कर रहे हैं। पर यहीं से जैसे आपने एक लिगेंड हटा दिया, और एक लिगेंड आप रखेंगे, तो यहां पे ml ऐसे था,
और ये एक एक रिपल्शन कर रहा था। सही है, हाँ या ना? अब इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद आपने क्या किया, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने एक लिगेंड हटा दिया और अब आपने स्क्वायर पिरामिडल बना दिया, स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर? अब ये जब आपने स्क्वायर पिरामिडल बनाया और अभी भी आप अगर 1-1 रिपल्शन करेंगे, 1-1 रिपल्शन करेंगे तो इसमें कितनी रिपल्शन हो गई? इसमें तो रिपल्शन थी 6, इसमें कितनी रिपल्शन हो गई? इसमें रिपल्शन हो गई 5, इसमें कितनी रिपल्शन हो गई? 5। तो इसको आपको यहां बनाना पड़ेगा, यानी ये जो पांचों डी ऑर्बिटल इसमें बनेंगे वो यहां बनेंगे, इनकी एनर्जी होगी 1। क्यों 1 होगी? क्योंकि 5 डी ऑर्बिटल है भाई, हर एक का 1 पे लगाया हुआ है, तो कितनी एनर्जी हो गई? 1 × 5 = 5। ये यहां लाई करेगा, तो इसका बैरी सेंटर यहां होगा। उसके मुकाबले इसका बैरी सेंटर क्या है? इसके मुकाबले इसका बैरी सेंटर क्या है? नीचे लाई करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? ये बात तो कॉमन सेंस है। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना बोलो। तो अगर आपको दोनों का बैरी सेंटर सेम करना है, भाई ये स्क्वायर पिरामिडल है, ये स्फेरिकल फील्ड इन स्क्वायर पिरामिडल है भाई, ये स्फेरिकल फील्ड इन स्क्वायर पिरामिडल है। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। सही है? तो जो ये स्फेरिकल फील्ड इन स्क्वायर पिरामिडल है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक, तो ये नीचे लाई कर रही है और ये ऊपर, और बैरी सेंटर मुझे नीचे, बैरी सेंटर मुझे बराबर करना है। तो बैरी सेंटर बराबर करने के लिए इसके हर ऑर्बिटल की एनर्जी आपको कितने से बढ़ानी पड़ेगी? 0.2 से। तो सारे ऑर्बिटल इसके कितने से बढ़ जाएंगे? 0.2 से। हाँ, तो मतलब हर लिगेंड, तो 0.2 से जब इसका बढ़ेगा पर डी ऑर्बिटल, तो टोटल इसकी एनर्जी, अब इसकी भी रिपल्शन 6 करनी पड़ेगी, यानी ये 1.2 पे आ जाएगा, 1.2 पे रिपल्शन 6 हो जाएगी। तो यहां पे हर लिगेंड कितना रिपेल करने लगेगा? 1.2, 1.2 और 1.2। चलेगा कि नहीं चलेगा? तो यहां पे अगर आप z एक्सिस को देखोगे तो z एक्सिस कितनी रिपल्शन झेल रही थी? यहां पे z एक्सिस रिपल्शन झेल रही थी 2, यहां पे z एक्सिस कितनी रिपल्शन झेल रही थी? 2। और xy प्लेन कितना झेल रहा था? 4। पर यहां पे अगर आप देखोगे तो z एक्सिस कितनी रिपल्शन झेल रहा है? 1.2। और xy प्लेन कितनी रिपल्शन झेल रहा है? 4.8। क्लियर? तो इसीलिए आपको, क्योंकि हमें ये नॉर्मलाइजेशन करना पड़ा है कि दोनों का बैरी सेंटर सेम, क्योंकि मैं एक ज्योमेट्री से दूसरी ज्योमेट्री निकाल रहा हूं, तो दोनों का बैरी सेंटर मुझे सेम करना पड़ता है। क्लियर है? मुझे दोनों का बैरी सेंटर सेम करना पड़ता है बच्चों। तो इसीलिए मुझे इसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ती है। इसीलिए जो हर ऑर्बिटल है, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट से बढ़ जाएगा, भले उसमें ओवरऑल, भले XY प्लेन से कुछ नहीं हुआ सब कुछ z एक्सिस में है, पर क्योंकि मुझे इसको नॉर्मलाइज करना है, तो XY प्लेन में अगर आप यहां निकालते तो यहां पे आपको 4.0 मिल रहा था, यहां पे आपको 4.8 मिलेगा। क्लियर है? तो ओवरऑल XY प्लेन में रिपल्शन बढ़ गई, या फिर ऐसा समझो इसके सारे ऑर्बिटल ले जाके ऊपर लगा दिए। अब जब ऊपर लगा दिए, अब आप ज्यादा अच्छे से समझोगे। जब आपने ऊपर लगा दिए, इसीलिए क्योंकि इसके जो ऑर्बिटल हैं, मतलब जो यहां पे थे, जो यहां एनर्जी होनी चाहिए थी, उससे थोड़ा ऊपर लग गया है ये ऑर्बिटल, क्योंकि इनको तो हमने नॉर्मलाइज कर दिया है। इसीलिए ये दोनों के दोनों बराबर बढ़े हैं। ये दोनों के दोनों क्या बढ़े हैं? बराबर बढ़े हैं, क्योंकि दोनों का नॉर्मलाइजेशन से बढ़ाया गया है। अरे क्लियर है? मतलब जो dxy की एनर्जी होनी चाहिए थी, उसके मुकाबले 0.2 दोनों में बढ़ा दी गई है। अरे क्लियर है? क्योंकि इस पे तो कुछ हुआ नहीं है, हुआ तो सब कुछ z एक्सिस पे है। क्लियर? इसीलिए ये दोनों की एनर्जी सेम बढ़ी है, इसीलिए ये दोनों की एनर्जी सेम बढ़ी और गैप इनका डेल नॉट ही मेंटेन रहता है। ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी और तिवारी स्पेशल थी। ठीक, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है ना तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और टेस्ट देना तो भूलना ही नहीं है, भले कुछ हो जाए। ठीक है? अब मैं यहां पे मैं ऑक्टाहेड्रल से स्क्वायर पिरामिडल आ गया था, ऑक्टाहेड्रल से स्क्वायर पिरामिडल आ चुका था। हाँ, अब मैं स्क्वायर पिरामिडल से स्क्वायर प्लेनर आ गया हूं। ठीक, अब ये जो स्क्वायर प्लेनर है, z एक्सिस तो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। z एक्सिस पे क्या, यहां पे मैंने जैसा कि समझाया, z एक्सिस नीचे आ जाती है, dxz, और यहां पे dxy, और ये मेंटेन रहता है, ये डेल नॉट ही रहता है।
क्लियर। अब तो स्क्वायर प्लेनर पे तो जबरदस्त रिलीफ मिल गया होगा। अब तो स्क्वायर प्लेनर पे जबरदस्त रिलीफ मिल गया होगा, तो ये dz स्क्वायर और नीचे आ जाता है। ये dz स्क्वायर क्या हो जाता है, और नीचे आ जाता है, और यहाँ पे dz स्क्वायर यहाँ हो जाता है dxy। अब इनमें और, क्योंकि अब इसमें 4 ही लिगेंड है, अब 4 लिगेंड है तो ऑब्वियसली रिपल्शन और बढ़ गया होगा, मतलब नॉर्मलाइजेशन के लिए मुझे और ऊपर लेके जाना पड़ेगा, इसीलिए dxy भी सेम अमाउंट से ऊपर जाएगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी सेम अमाउंट से ऊपर जाएगा। गैप इनका डेल नॉट मेंटेन रहेगा। गैप इनका डेल नॉट क्या रहता है, मेंटेन रहता है। और ओवरऑल जो वैल्यू आती है वो अराउंड 1.8, ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, मतलब ये वैल्यू चेंज करती है, 1.6 से लेके 1.9 तक कहीं भी चली जाती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है प्लैटिनम के कॉम्प्लेक्सेस में ये dz स्क्वायर बिल्कुल इसके नीचे चला जाता है, dxz yz के भी नीचे चला जाता है, जब बहुत ही ज्यादा रिपल्शन में रिलीफ मिल जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो ये आप ऑक्टाहेड्रल से पहले स्क्वायर पिरामिडल बना सकते हैं, स्क्वायर पिरामिडल से क्या बना सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर। इस तरह हमारा ऑक्टाहेड्रल से अदर ज्योमेट्रीज खत्म हो जाता है। हेलो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आप ऐसा ही एक्सक्लूसिव कंटेंट पाना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए एसएप केम टाइम ऐप, जहां पे आपको IIT जैम, CSIR नेट, गेट्स, UET PG, असिस्टेंट प्रोफेसर, PGT केमिस्ट्री, इन सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज, मटेरियल्स, कोर्सेज सब कुछ मिल जाता है। तो देरी किस बात की है, डाउनलोड कीजिए एसएप केम टाइम ऐप या कांटेक्ट कीजिए नीचे दिए हुए नंबर पे। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो में। टेट्राहेड्रल टू अदर ज्योमेट्रीज पे आते हैं, जहां पे हम टेट्राहेड्रल को अपना बेस मानेंगे और वहां से हम बाकी ज्योमेट्रीज निकालने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आपने टेट्राहेड्रल, तो मैंने आपको बताया था कि ये एक टेट्राहेड्रल होता है जो अल्टरनेटिव कॉर्नर्स पे अगर आप लिगेंड लगा दो तो आपका एक टेट्राहेड्रल बन जाता है। अगर आपको टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग देखनी है तो स्प्लिटिंग ये रह जाती है, ये तो हमने कर ही ली थी। हम आते हैं क्यूब पे। हम किस पे आते हैं, क्यूब पे। अब क्यूब पे मैंने जान के आपको 2 टेट्राहेड्रल दिखाए हैं। अगर आप ये हरे वाले पकड़ेंगे तो ये एक टेट्राहेड्रल बनेगा, और अगर आप ये पर्पल वाला पकड़ेंगे तो ये दूसरा टेट्राहेड्रल। तो 2 टेट्राहेड्रल हो गए बच्चों, आया ना, है तो टेट्राहेड्रल ही, पर है 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो इसका जो पॉइंट ग्रुप रहता है ऑक्टाहेड्रल। बने 2 टेट्राहेड्रल से, पर पॉइंट ग्रुप ऑक्टाहेड्रल होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब जो इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है वो ऑक्टाहेड्रल की आएगी, और जो स्प्लिटिंग होगी वो किसके आधार पे रहेगी, वो टेट्राहेड्रल के आधार। इसीलिए अगर आप P की सिमेट्री देखोगे तो जैसे कि आपने A1G है, P की सिमेट्री T1U रहती है, क्योंकि ये पॉइंट ग्रुप ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। तो इसकी जो स्प्लिटिंग रहती है वो क्या रहती है, T1U रहती है। और एक चीज आपको बता दूं, एक क्यूब कितने टेट्राहेड्रल, 2 टेट्राहेड्रल के बराबर है। तो एक चीज आपको याद रख लेनी है कि डेल क्यूबिक टू डेल टेट्राहेड्रल के बराबर होता है, और जो डेल T होता है बच्चों, वो बराबर होता है 4/9 डेल नॉट के। तो आप इसी से बड़े आराम से इसके बीच में डेल क्यूबिक और डेल नॉट का रिलेशन भी निकाल लेते हैं। ये कैसे आता है, कई लोग बता देते हैं तरीका, पर एक्चुअली ये थोड़ा सा अगर आपको जाना है तो ये आपको एग्जैक्टली क्वांटम मैकेनिक्स में स्लेटर डिटर्मिनेंट से निकालना पड़ता है। थोड़ा सा वो मुश्किल है, बट दैट्स ओके। डेल क्यूबिक इक्वल्स टू 8/9 डेल नॉट, डेल क्यूबिक इक्वल्स टू 2 डेल टी, ये रहता है, ठीक। तो अगर आप इसकी स्प्लिटिंग देखेंगे तो बिल्कुल स्प्लिटिंग होती किसके आधार पे है, जैसे टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग होती है, dx माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर नीचे और dxz dyz ये ऊपर। इनका जो नोमेनक्लेचर होगा वो किसके आधार पे, ऑक्टाहेड्रल के आधार पे, T2G और इसका EG। और जो गैप होगा वो क्या कहलाएगा, डेल क्यूबिक। हमने टेट्राहेड्रल से क्यूबिक पढ़ लिया, अब क्यूबिक से हम स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक पे आते हैं। इसका जो पॉइंट ग्रुप होता है, स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक का पॉइंट ग्रुप D4D होता है। स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक का पॉइंट ग्रुप D4D होता है, ठीक है बच्चों। देखिए इसमें क्या होता है, ये रहा आपके सामने क्यूबिक। हाँ, अब ये जो क्यूबिक है इसका मैं अगर ऊपर का फेस सिर्फ 45 डिग्री से रोटेट कर दूं, कितने डिग्री से रोटेट कर दूं, 45 डिग्री से रोटेट कर देता हूं। कितने से रोटेट कर देता हूं, 45 डिग्री। तो ये वाला जो प्लेन मैं 45 डिग्री से ऐसे रोटेट कर देता हूं तो आपको ऐसे मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, है ना, आपको ऐसा मिल जाएगा। तो आप अगर चेंजेस देखना चाहते हैं तो आप देखिए ये वाले लोब पे जो चेंजेस थे, ठीक। पहले ये जो लीगेंड इसको 0.707 पे पढ़ रहा था, a/√2 से पढ़ रहा था, और ये a/5 से पढ़ रहा था। अब ये चीज, ये डिस्टेंस यहां से हो गया, यहां से इसका डिस्टेंस कम हो गया, 0.5a हो गया। इसमें क्या फर्क पता चला मैं वही बता देता हूं। तो होता क्या है, जैसे ये आपके क्यूब के 8 लिगेंड्स थे, ये एंटीप्रिज्मेटिक के 1 लिगेंड थे। होगा क्या, क्योंकि ऊपर से इसका जो है, ऊपर से ये थोड़ा सा ये ऐसे टाइप में बन गया, मतलब ये
ऐसे टाइप पे बन गया है, हाँ या ना। तो इसका ना यहाँ पे कोना पड़ रहा है, इसका यहाँ पे कोना पड़ रहा है, और यहाँ पे इसका ये क्या कहते हैं एज सेंटर पड़ रहा है। क्लियर है? तो जो बीच का जो dxy प्लेन है वो दोनों के लिए सिमेट्रिकल हो गया है। मतलब यहाँ पे ये वाली चीज dx² माइनस वाई स्क्वायर को जैसे रिपल कर dx² dxy को जो रिपेल करेगी, ये वाली चीज सिमिलरली dx² माइनस वाई स्क्वायर को रिपेल करेगी। कहने का मतलब इसके लिए जो सेंटर पड़ रहा है, यानी यहाँ पे किसको रिपल्शन करेगा, यहाँ पे करेगा dx² माइनस वाई स्क्वायर को, यहाँ पे ये रिपेल करेगा, और ये जो चीज है ये किसको रिपेल करेगी, ये dxy को करेगी। तो ये कोई भी मतलब दोनों तरफ से dxy और dx² माइनस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ से dxy और dx² माइनस वाई स्क्वायर सिमेट्रिकल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ये जो लिगेंड है, ये 4 के 4 लिगेंड 4 लोब को रिपेल करेंगे, किसके, dxy के, dx² माइनस वाई स्क्वायर के, ठीक। और ये जो 4 के 4 लिगेंड है ये रिपेल करेंगे डायरेक्टली किसको, dxy को। तो ये सिमेट्रिकल बन गया है, ये सिमेट्रिकल बन गया है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो इससे हुआ क्या है वो देख लीजिए। तो इसीलिए dxy और dx² माइनस वाई स्क्वायर की रिपल्शन क्या हो गई, सेम हो गई। ठीक, मतलब dxy में कम हो गई और dx² माइनस वाई स्क्वायर में बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? dx² माइनस वाई स्क्वायर में क्यों बढ़ गई? क्योंकि पहले ये यहाँ पे था तो dx² माइनस वाई स्क्वायर से 0.707 a पे था, अब ये यहाँ पे आ गया तो 0.5 a पे आ गया, भाई रिपल्शन बढ़ गई। अरे क्लियर? सिमिलरली ये यहाँ पे था 0.5 a पे तो dxy को रिपेल कर रहा था, अब यहाँ पे ये यहाँ चला गया तो dxy को कम रिपेल करने लगा। पर जो भी हुआ वो सिमेट्रिकल हो गया, इसीलिए दोनों सेम जगह पे लाई कर रहे हैं। प्लस इन लोगों की लगभग रिपल्शन सेम रही, इन लोगों की लगभग रिपल्शन क्या रही, सेम रही। क्यों रही सेम? क्योंकि dz² तो अभी भी वहीं से निकल रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं। ये उसके लिए तो प्लेन में तो xy प्लेन में जो गोला है वो तो सेम ही है, और जो बीच में से निकल रहा था वो पहले भी ऐसे ही निकल रहा था, अभी भी ऐसे निकल रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और dx² yz जो है वो भले आपको लग सकता है कि ये इसको डायरेक्टली फेस कर रहा है, पर जब यहां आ रहा था तो ये दो लोग फेस कर रहे थे उसको, यहां कर रहा था तो हमेशा 2 लोग फेस कर रहे थे। ये जो 4 लोग ऐसे सेंटर से जा रहे थे 2 लोग, अब वो एक डायरेक्ट कर रहा है, दूसरा बहुत दूर हो गया, ये भी a/√2 ही हो गया 0.707। तो ओवरऑल आप इतना मान लीजिए रिपल्शन जो रह जाती है वो सेम रह जाती है, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर मैं बता रहा हूं, मेरी बात पे थोड़ा सा भरोसा रख के ये मान लीजिए कि ये रिपल्शन ऐसे ही होती है, ठीक, और वैल्यू इसकी सेम रहती है। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसीलिए ये dz² dxy और dx² माइनस वाई स्क्वायर और dxz dyz ये इसका स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक का स्प्लिटिंग का ऑर्डर होता है। ठीक, तो टेट्राहेड्रल से हमने क्यूबिक सीखा, क्यूबिक से हमने स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक सीख लिया। ठीक है बच्चों। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल टू अदर ज्योमेट्रीज, कहां? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल टू अदर ज्योमेट्रीज। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल तो हमने देखा ही था, xz dx² माइनस वाई स्क्वायर फिर और dz²। सेम पेंटागोनल बाई पिरामिडल में भी रहता है, बस इसमें क्या हो जाता है, xy प्लेन में 5 लिगेंड्स हो जाते हैं। कितने लिगेंड्स? 5 लिगेंड्स हो जाते हैं, सही है। और यहां पे xy प्लेन में 3 लिगेंड्स होते हैं। चलेगा? तो आप ऐसा मान सकते हैं, इसीलिए ये बैरी सेंटर से क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है। बाकी स्प्लिटिंग का ऑर्डर वही रहता है भाई, xy प्लेन सबसे ज्यादा रिपेल होगा। यहां पे अगर आप बनाना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं, चलेगा? अगर आप ऐसे बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो यहां पे जो 5 लिगेंड है वो xy प्लेन को रिपेल कर रहे हैं और डायरेक्ट जो फेस कर रहा है वो dz² कर रहा है, इसीलिए dz² ऊपर चला गया। ठीक है बच्चों। और अब हम TBP से ट्राइगोनल प्लेनर बताना चाहते हैं, तो यहाँ पे dz² को रिलीफ मिलेगा। यहाँ से आपको पता है dz² को क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। रिलीफ मिलने की वजह से dz² थोड़ा नीचे आ जाएगा। अब कई लोगों का ये कहना रह जाता है, सर ये तो पूरा नीचे चला जाना चाहिए, ये तो पूरा नीचे चला जाना चाहिए। क्यों पूरा नीचे? क्योंकि z को तो बिल्कुल ही फायदा मिल गया। आपने स्क्वायर प्लेनर में तो ऐसा नहीं बोला, स्क्वायर प्लेनर में तो ये नहीं बोला, यहाँ क्यों बोल रहे हो ऐसा? हाँ, क्यों नहीं बोला, मतलब आपको क्यों नहीं जाना चाहिए पूरा नीचे, वो मैं रीजन दे देता हूँ। होता क्या है, इसका गोला xy प्लेन में भी लाई करता है। dz² का गोला जो होता है, अगर आपको याद हो, dz² ऐसे करके वो xy प्लेन में भी लाई करता है। अब ये जो गोला है ये डायरेक्टली इनसे रिपेल होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसकी वजह से ये पूरा नीचे नहीं जा पाता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। सेम रीजन की वजह से स्क्वायर प्लेनर में भी जनरली हम इसको सबसे नीचे वाले ऑर्बिटल से थोड़ा dxz dyz से थोड़ा ऊपर ही दिखाते हैं। क्लियर है कि नहीं? कई बार जब रिपल्शन बहुत ही कम हो जाती तो ये नीचे जा सकता है, क्लियर, बट जनरली dz² यही रहता है।
क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चों, जल्दी बताओ। ठीक, तो इस तरह हमने टीबीपी से ये भी सीख लिया। अब जो आखिरी वाली हमारी बच्ची है वो बच्ची है ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। कौन सी? ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। तो ये प्रिज्म की तरह बनता है। तो ये जो मिनिमम रिपल्शन आपको मिलती है वो मिलती है डीजेड स्क्वायर में। मिनिमम रिपल्शन जो आपको मिलती है वो मिलती है डीजेड स्क्वायर में। फिर उसके बाद क्योंकि यहां कोई डायरेक्टली फेस कर ही नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा है इसका, ये बीच में से निकल जा रहा है, और ये मिनिमम रिपल्शन डीजेड स्क्वायर, और ये CSIR नेट का PYQ भी आ चुका है। ठीक, चलेगा। और dxy dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और सबसे ज्यादा जो डायरेक्टली फेस करेंगे वो तो यही रहेंगे dxz dz। थोड़ा सा मतलब डायरेक्टली तो नहीं, थोड़ा इधर उधर करके, पर dxz dz सबसे ज्यादा रिपल्शन फील करते हैं। तो ये ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक रहता है। और इसके बाद एक रहता है आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल में कोई भी d ऑर्बिटल स्प्लिटिंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सिमेट्रिकल रह जाता है। क्या रह जाता है? सिमेट्रिकल, मतलब उसके लिए वो सिमेट्रिकल फील्ड की तरह बिहेव करता है, और इसीलिए आपकी जो आइकोसाहेड्रल ज्योमेट्री में कोई भी स्प्लिटिंग देखने को नहीं मिलती है। और इस तरह हमने सारी स्प्लिटिंग एक साथ एक जगह कर ली है। एंड आई होप आपको ये स्प्लिटिंग अच्छी लगी होगी। तो चलिए आगे कुछ PYQs करेंगे, थोड़ा ध्यान देते हैं। ये देखिए PYQ आपके सामने है। सबसे पहला PYQ आपके सामने जो आ रखा है वो गेट 2005 से है। इन द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्रिस्टल फील्ड d ऑर्बिटल विद द हाईएस्ट एनर्जी। अगर आप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्रिस्टल फील्ड में हैं तो d ऑर्बिटल जिसकी सबसे ज्यादा एनर्जी होती है वो कौन सी होती है? dz स्क्वायर। इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? d आ जाएगा। ठीक है। ट्राइगोनल अगर आप नेट में देखें तो नेट दिसंबर 2011 में क्वेश्चन आ रखा है कि d ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। अब इसने एग्जैक्ट ऑर्डर पूछ लिया, तो वो आपको पता है सबसे ज्यादा कौन? dz स्क्वायर, dxy dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो dz स्क्वायर सबसे ज्यादा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। फिर उसके बाद होगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dxy। डी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन में इसने पूछा है इन ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री द मोस्ट स्टेबलाइज्ड d ऑर्बिटल। तो मैंने बताया था कि आपको नेट में PYQ आ रखा है, उसका वहीं से आइए। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड d ऑर्बिटल कौन सा होता है? तो मैंने आपको बताया था dz स्क्वायर होता है। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ कोई डायरेक्ट रिपल्शन नहीं कर रहा, और एक इस प्लेन में भी कोई डायरेक्ट रिपल्शन नहीं फील करता है। इसीलिए इसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? सबसे कम होती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसीलिए इसका जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है A, dz स्क्वायर। ठीक, इसके बाद जून 2021 में क्वेश्चन आ रखा है, नेट जून 2021 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का पॉइंट ग्रुप पूछा है। पॉइंट ग्रुप जो होता है वो D3H होता है। सब में तो D3H ही दे रखा है, तो उसमें तो टेंशन लेनी नहीं थी। तो एक्चुअल में वो आपसे स्प्लिटिंग ही पूछ रहा था। तो जब वो आपसे स्प्लिटिंग पूछ रहा है तो आपको क्या देखना है? सबसे ज्यादा कौन होगा? dz स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। फिर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर xy, यही D ऑप्शन आ गया, ये भी करेक्ट। ये जून 2021 में पूछा था। ये आपसे IIT जैम 2023 में पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है? d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग बतानी है ऑफ अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। कौन से कॉम्प्लेक्स की? स्क्वायर प्लेनर। आपको पता है सबसे ऊपर होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किन किन में ऊपर है? ये काट दीजिए। फिर उसके बाद होता है dxy, तो यहाँ पे dz स्क्वायर है, यहाँ पे भी dxy है, यहाँ पे भी dxy। फिर उसके बाद होता है dz स्क्वायर। तो ये देखिए dz स्क्वायर यहाँ पे है, और यहाँ पे भी dz स्क्वायर है। वेरी गुड। और फिर dxz और dyz की वैल्यू बराबर होती है। यहाँ पे ये गलत हो गया, ये वैल्यू सही हो गई। ये IIT जैम 2023 का PYQ था। तो इस तरह बच्चा हमने आज तक जितने भी PYQ आ रखे सब खत्म कर दिए, सब कुछ अच्छे से सीख लिया। अगर आपने इतना सीख लिया है तो आगे आपकी जिंदगी बहुत आसान रहेगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। टेस्ट देना मत भूलिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हेलो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आप ऐसा ही एक्सक्लूसिव कंटेंट पाना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए ASAP केम टाइम ऐप, जहां पे आपको IIT जैम, CSIR नेट, गेट्स, UET PG, असिस्टेंट प्रोफेसर, PGT केमिस्ट्री, इन सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज, मटेरियल्स, कोर्सेज सब कुछ मिल जाता है। तो देरी किस बात की है? डाउनलोड कीजिए ASAP केम टाइम ऐप या कांटेक्ट कीजिए नीचे दिए हुए नंबर पे। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो में।